नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे क्राइम फ्री भारत की तीसरी सर्टेनिटी, अपराधों की विवेचना, वो भी 15 दिन में। इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने और उसकी बाद की हमारी सरकारों ने उसे एज इट इज अडॉप्ट किया। वह उन्होंने अपराधों को आर्टिफिशियली संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में बांटा। और असंज्ञेय अपराधों में क्या आता है कि किसी भी मौतले हथियार से कोई चोट पहुंचाए, तो कोई आपको डंडों से कूटे या आपके ऊपर जूते बरसाए, वह असंज्ञेय अपराध होगा। यह क्या विडंबना है। जबकि कोई अपनी गाड़ी से आपकी मौत कारित कर दे तो 304A का अपराध होगा, जो कि संज्ञेय भी है और बेलेबल भी है। इसका मतलब है संज्ञेय, असंज्ञेय, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये सब कन्वीनियंस से किया गया। अपराध चाहे सिविल ऑफेंस हो, ये सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल तीनों में एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे जिसके माध्यम से आम जनता को राहत मिल सके, उसे बरसों तक अदालत में जाकर अपने जूते चप्पल ना घिसना पड़े। और जिसके पास पैसे नहीं हैं, वह तो इस देश में न्याय उसे तो मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ना वो कोर्ट की फीस जमा कर पाएगा, ना वह वकीलों की फीस जमा कर पाएगा। इस देश में आम आदमी को न्याय पाना एक ढकोसला है। आइए, इन परिस्थितियों में क्या क्राइम फ्री भारत सर्टेनिटी के साथ आपको ऐसी व्यवस्था दे सकता है जिससे आपके सभी अपराधों की विवेचना 15 दिन में पूर्ण हो, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ, इनफेलिबल एविडेंस के साथ, जनता के सहयोग के साथ, जनता के न केवल फिजिकल सहयोग बल्कि उसके IoT डिवाइसेस, CCTV और ऐप के माध्यम से कैप्चर किए गए एविडेंस डायरेक्टली डेट, टाइम और लोकेशन के साथ लॉक होते हुए, हैश वैल्यू से लॉक होते हुए वो डिजिटल स्पेस में, डिजिटल क्लाउड स्पेस में चले जाएंगे और वहां से वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएंगे। और ये डिजिटल चित्रगुप्त की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी होगी कि उसे पुलिस व कोर्ट तक पहुंचाए। यह सब भी सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर के माध्यम से। हम एस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिश्ड और बहुत ज्ञानी पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम सर्वसाधारण व्यक्ति। तो ये व्यवस्था कैसे संभव होगी, जहां 60 दिन और 90 दिन तक चालान पेश न करने के कारण अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद भी जेल की जो है उनको बेल मिल जाती है। और अब तो जो है पुलिस को किसको गिरफ्तार करना है, किसको गिरफ्तार नहीं करना है, यह भी विवेक पुलिस को दे दिया गया है। और उसे गिरफ्तार करने की स्थिति में भी और ना करने की स्थिति में, दोनों स्थिति में ही कारण लिखना चाहिए। यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि पुलिस दोनों ही कारण अपनी डायरी में नहीं लिखती है। पुलिस की अपनी विवेचना बहुत ही क्षुद्र होती है। आप ये देखिए, एक पुलिस वाला जनरली सामने वाले का नाम, पिता का नाम, एड्रेस आदि पूछकर आराम से अपने अनुसार जो है साक्षी का स्टेटमेंट दर्ज करते हैं। यही कारण है कि पुलिस की विवेचना में अधिकांश स्टेटमेंट बरबैटम एक जैसे होते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि इवन ज्ञानी साक्षी भी एक घटना को देख के वर्बेटम एक जैसा साक्ष्य, एक जैसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है।
लिहाजा किसी ने यदि एक जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, यह उस व्यक्ति की धूर्तता को दर्शाता है और यह 200% फर्जी दर्ज किए हुए बयान है। मैं आपको एक केस बताता हूं। वह उस समय का है जब मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक था। तो मैं पुलिस अधीक्षक था, हमारे ही एक सीनियर आईपीएस कलीग, उनके बेटे का एक्सीडेंट होता है और वह एक्सीडेंट एक पुलिस की बस से ही होता है। मैं स्वयं उस विवेचना को लीड करता हूं, फॉरेंसिक पार्टी को बुलाता हूं, मौके पर फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करता हूं और उन्हें मैच करता हूं और पुलिस की गाड़ी और मौके पर मिले साक्ष्यों का पूरी ढंग से मिलान पाकर पुलिस के ड्राइवर को और पुलिस की को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस की गाड़ी को जब्त किया जाता है। कुछ माह के बाद हमारे आईजी साहब का फोन आता है, मिस्टर एस के दास थे। उन्होंने कहा कि साहब सो अधिकारी आए हुए हैं और वो पुलिस की जांच से, पुलिस से बहुत दुखी है। तो मैंने कहा उन्हें तो खुश होना चाहिए भाई, जिसकी जांच एसपी ने खुद अपने मार्गदर्शन में कराई हो, मौके पे खड़े होके कराई हो, फॉरेंसिक साइंस के सभी एविडेंस इकट्ठे किए गए हों और फॉरेंसिक लेबोरेटरी से उसका मिलान करके गिरफ्तारी से लेके हर कार्रवाई कराई हो। तो उन्होंने कहा कि आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन वरिष्ठ अधिकारी जिनका पुत्र जो है की डेथ हुई है उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया है। केस डायरी में तो उनका स्टेटमेंट लगा हुआ था। इसका मतलब है जो मैंने बताया है, उन्होंने, चूंकि उनको अधिकारी का नाम मालूम था, बाकी डिटेल मालूम था, तो उस व्यक्ति ने बिना उस अधिकारी के पास जाए स्वयं उसका विवाद दर्ज कर लिया। चूंकि उस प्रकरण का चालान हो चुका था, लिहाजा मैंने सत्यापित कराया कि क्या कार्रवाई हुई है। तो मैंने पाया कि यह बात सही है कि उसमें उनके पिता का स्टेटमेंट बिना लिए ही जो है चालान पेश किया गया था। जब मैंने उसे और बारीकी से देखा तो मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने पाया कि जो साक्ष्य एसपी ने खुद अपने पर स्वयं खड़े होकर अपने सामने कराए थे, वो कोई भी साक्ष्य चालान के साथ नहीं लगाए गए थे। क्या विडंबना है, जिस प्रकरण का सुपरविजन एसपी स्वयं कर रहा है, पुलिस वाले, मैं नहीं समझता हूं कि ये उनकी कोई बदनीयती रही होगी, लेकिन इतना नादान होना भी क्या नादान होना कि जिसमें कि आपके ही परिवार का एक बच्चा मरता है और उसके साक्ष्य जो कि एसपी ने स्वयं ग्राउंड पर खड़े होकर इकट्ठे करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है, एफएसएल की जांच रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। हम ऐसी विवेचना करने के आदी हैं। लिहाजा समय आ गया है जब पुलिस अधिकारी अच्छी विवेचना करने की काबिलियत ही नहीं रखता है, ट्रेनिंग के बाद वो वही गलतियों को बार बार दोहराता है। तो अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौका दिया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3-4 तरीके से मदद करेगी। पहली बात तो वो अपने वॉलंटियर्स को वहां भेज देगी और वॉलंटियर्स साक्षियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और साथ में अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे और ये दोनों ही एडमिसिबल होंगे। दूसरा, साक्ष्य कहां मिल सकता है, ये एआई को ट्रेंड किया जाकर उन रिक्विजिशनिंग का जो है काम 91 सीआरपीसी के तहत साइन जो है उस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। जब तक है हक हम जो है डिजिटल चित्र को नहीं दे देते हैं, तब तक जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन रिक्विजिशन क्या होना है उसका कंटेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल चित्रगुप्त डिसाइड करेंगे। तो पीएसटीएन डाटा क्या होगा, सीडीआर क्या होगा, लोकेशनल डाटा क्या होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल कनेक्टिविटी क्या है, इनका अपराधियों का नेटवर्क क्या है, प्रेजेंस क्या है, ढेर सारे ऐसे एविडेंस मिलकर। अधिकांश अपराधों में आर्थिक लाभ भी एक कारण होता है। लिहाजा आर्थिक लाभ कैसे मूव हुआ,
क्या ट्रांजैक्शन फिजिकल मूवमेंट के साथ हुआ, क्या ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल हुआ। और इसमें अलग तरह के ढेर सारे मॉडल जो है दिखाई दे जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति 2 अकाउंट खोलता है, ये अपने अकाउंट से ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है, उसका एटीएम कार्ड उसके पास होता है और यह बात ट्रैक कर ली जाती है कि अकाउंट हालांकि उसी के नाम में है, लेकिन निकालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है और उसकी लोकेशन अपराधी की जगह पर है। जब वो निकाल रहा है तो कंसर्निंग एटीएम से कौन निकाल रहा है उसका साक्ष्य भी मिल रहा है। सवाल उठता है कि क्या हमारे पुलिस अधिकारी के दिमाग में ये सब चीजें आएंगी? संभवतः नहीं। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके पीछे खड़ा किया जाए और वो सब साक्ष्य जो है 15 दिन के अंदर इकट्ठे किए जाए। तो साक्ष्य एक 91 के तहत आएंगे। दूसरे साक्ष्य जो है ट्रेंड क्राइम फ्री भारत वॉलंटियर्स ऊर्जा केंद्र, जो कि मौके पे जाके साक्ष्य इकट्ठे करेंगे और उसके पीछे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे गाइड करेगी कि उससे और क्या क्या चीज जो है मालूम करना है। यदि जरूरत होगी तो इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर उनकी लोकेशन कहीं भी हो, उनको वो कंटेंट भेज के उनकी भी कंसेंट, उनका भी जो है ना मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा। तीसरा, पब्लिक को एट लार्ज चारों तरफ जो है सीसीटीवी, आईओटी डिवाइसेस और ऐप की भरमार के माध्यम से हम ऐसे ढेर सारे एविडेंसेस कैप्चर कर पाएंगे जो अब तक कैप्चर नहीं किए गए हैं। हम यह सेवा सरकारी खर्च पे नहीं करेंगे। यह काम हम पब्लिक को देंगे और पब्लिक को एक हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम इसके लिए देंगे। तो जो गवाही दे रहा है उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम, जो साक्ष्य कैप्चर कर रहा है उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम, जो साक्ष्य कैच करने में मदद कर रहा है, कैप्चर करने में मदद कर रहा है उसको रेवेन्यू स्ट्रीम, जो वकील जो है हेल्प कर रहा है उसको रेवेन्यू स्ट्रीम। ऐसी ढेर सारी रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएंगी और इन रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल का डबल द अमाउंट विल बी चार्ज एज ए फाइनेंशियल पनिशमेंट आल्सो। तो पनिशमेंट के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जिसमें वो जेल के अंदर बिताएगा और जो दूसरा हिस्सा दैट विल बी द फाइनेंशियल कंपोनेंट। और फाइनेंशियल कंपोनेंट कानून डिसाइड नहीं करेगा कि 500 रुपए होगा, 1000 रुपए होगा, बल्कि द सम टोटल विच हैज बीन स्पेंट इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इन ट्रायल प्रोसेस, दैट विल बी जो है ना एग्रीगेटेड। इसका मतलब ये है कि साक्ष्य संकलन से लेके साक्ष्य को जो है एकत्रित करने, जहां लॉक करने, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने, ट्रायल के दौरान साक्षियों के द्वारा एविडेंस देने से लेके डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल से तक जो है सभी चीजें एक साथ जो भी उस पर खर्च होगा, जो और हम अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम लोगों को देना चाहेंगे, जिससे सम टोटल उस व्यक्ति को जो ये काम कर रहा है, आज जो वो तनख्वाहें कमा पा रहा है उससे ज्यादा देना है। लिहाजा हमें रेवेन्यू स्ट्रीम उसे कम नहीं देना है बल्कि ज्यादा देना है। जितनी ज्यादा हम रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे, द सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो हमारा उसमें एक लाभ और लोभ ये भी है कि उसको हम क्वांटम को बढ़ाएं, क्योंकि जो क्वांटम खर्च होगा उसकी डबल द अमाउंट विल बी चार्ज एज ए फाइनेंशियल पेनल्टी फ्रॉम द ऑफेंडर। तो जो डबल द अमाउंट है, तो जो एक अमाउंट तो चला गया, तो जो दूसरा बचा हुआ अमाउंट कहां जा रहा है? वो सरकार की किटी में जाएगा और सरकार को इतनी बड़ी रेवेन्यू मिलेगी जो आज वो किसी टैक्सेशन से, किसी अन्य साधन से नहीं कमा पा रही है। उसकी 10 टाइम्स भी हो सकती है, 20 टाइम भी हो सकती है। तो क्राइम फ्री भारत के माध्यम से बिना खर्च किए ये व्यवस्थाएं संभव होंगी और सीसीटीवीज हर नूक एंड कॉर्नर में लगाए जा सकेंगे, आईओटी डिवाइसेस हर नूक एंड कॉर्नर में लगाए जा सकेंगे और ऐप बनाया जाएगा। वो ऐप जो है लगभग 137 करोड़ सीएफबी वॉलंटियर्स जो कि ऊर्जा केंद्र भी होंगे, उनको जो है ना, उनके माध्यम से जो हम एविडेंस कैप्चरिंग करेंगे वो एविडेंस एक तो इनफेलिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो डेट, टाइम, लोकेशन के साथ
स्टैम्प कर दिया जाएगा रियल टाइम बेसिस पे, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा और रियल टाइम बेसिस में वो फ्लो होके डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त के साथ हमने राइट टू प्राइवेसी भी दिया है। तो यदि डिजिटल चित्रगुप्त में पदस्थ कोई भी अधिकारी उसे पुलिस और कोर्ट के अलावा किसी थर्ड व्यक्ति से यदि शेयर करता है तो यह जघन्य अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा, नॉन बेलेबल अपराध होगा और मिनिमम 7 साल की सजा होगी। यदि एक से अधिक ऑफेंस किया गया है तो जो पनिशमेंट है वो कॉन्करेंटली नहीं चलेगा, ऐसा कानून में प्रावधान किया जाएगा। तो यदि डिजिटल चित्रगुप्त के चेयरमैन अपने लाभ के लिए किसी राजनेता से उसे शेयर करते हैं और अज्यूम करिए 4 केसेस में शेयर करते हैं, तो इसकी रिपोर्ट जो है डिजिटल चित्रगुप्त में बैठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। उसका जो है ना साक्ष्य भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देगी। पुलिस को या क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स को इंस्ट्रक्शन भी दे देगी कि हमारे चेयरमैन साहब यहां बैठे हुए हैं, जाके उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसी पुख्ता व्यवस्था, जिस दिन हम लचर व्यवस्था से पुख्ता व्यवस्था की तरफ चले जाएंगे, जिस समय जो है हमारे राजनेता अपराधी नहीं होंगे, उस समय हम ऐसे कानून चुटकियों में पास कर पाएंगे और एक प्रभावी व्यवस्था जमीन पर उतार पाएंगे। हमारे अधिकारी 15 दिन में, मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर 15 दिन में सीएफपी वॉलंटियर्स के माध्यम से, स्मार्ट रिक्विजिशन सिस्टम के माध्यम से, सीसीटीवी, आईओटी, ड्रोन एंड ऐप के माध्यम से रियल टाइम बेसिस में इतने सारे एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे कि कोई भी अपराधी अनपनिश्ड नहीं जाएगा, सर्टेनिटी के साथ उसे सजा मिलेगी। और यह भी बिना कोर्ट जाए, क्योंकि कोर्ट का ट्रायल ढेर सारे एडहॉक जजेज के माध्यम से रियल टाइम बेसिस में 30 दिन के अंदर पूर्ण किया जाएगा। अकेला क्राइम फ्री भारत से हम टैक्स फ्री भारत भी पैदा कर सकते हैं और 10 से भी गुने से भी ज्यादा रेवेन्यू जो आज सरकार के पास उपलब्ध है वो सरकार के पास उपलब्ध होगी। हम उससे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे और बड़ी मात्रा में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर पाएंगे और भारत को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के रूप में डेवलप कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसी अच्छी व्यवस्था क्या इन अपराधी रूपी राजनेताओं को बर्दाश्त होगी? मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी होगी कि 2019 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी चरित्र के हैं। उनमें से 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जिसमें हत्या, अटेम्प्ट टू हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार, ऐसे जघन्य अपराध हैं। यह लज्जा और शर्मिंदगी का विषय है कि जहां पर चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र और साक्षर होना भी जरूरी है, वहीं पर इस देश का भाग्य विधाता बनने के लिए, इस देश का जो है कानून का निर्माता बनने के लिए अनपढ़, गवार और अपराधी चलेंगे। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, संविधान ने आपको शक्ति दी हुई है कि जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आर्टिकल 142 के तहत आप यह इंस्ट्रक्शन जारी करिए कि जब तक कानून नहीं बनता है कोई अपराधी जो है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह क्योंकि यदि अपराधी कानून के निर्माता बनेंगे तो आपको कभी न्याय नहीं मिल सकता है। और ये अपराधीगण अपने लाभ के लिए, चूंकि अपराधियों को जिताना आसान होता है और इनके लिए सत्ता में बना रहना ही महत्वपूर्ण है, लिहाजा ये दुष्ट और आसुरी शक्तियां कभी भी आपको अच्छी व्यवस्था नहीं देंगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, अमित शाह जी से निवेदन करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, कृपया अपने पदी कर्तव्यों का ध्यान रखें। आपको अच्छी व्यवस्था देने के लिए आप लोग कृत संकल्पित हैं।
मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अच्छी व्यवस्था जो है पहुंच सकती है, और उसमें आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको इतनी रेवेन्यू मिलेगी कि डेवलपमेंट आप आज से की तुलना में 4 गुना और 5 गुना कर पाएंगे। लोग ना तो काला धन की होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ड्रग एंड माफियों के पास पैसा जाएगा, ना ही जो है अपराधों के मसीहा, हथियारों के मसीहा, नक्सलाइट्स से लेके हर किसी के पास जो है पैसा पहुंच पाएगा। हम करेंसी फ्री, पेपर करेंसी फ्री भारत का भी निर्माण करेंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से बार बार प्रार्थना करता हूं, अनुनय करता हूं, विनय करता हूं कि आप हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं, यह आपका पदी कर्तव्य भी है। कृपया अपने पदी कर्तव्यों का स्मरण करें और मेरे अनुनय विनय को स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।